हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है लक्ष्मीपत और आप सभी देख रहे हैं अर्चना स्टडी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया का एक नया टॉपिक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इससे पहले मैं इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स अपलोड कर चुका हूं और ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम मैप वर्क और एक इम्पॉर्टेंट डेट्स का वीडियो करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। अब समझते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। देखिए, जब हमने शुरू करा था चैप्टर, जब हमने पढ़ा था कि क्या होता है नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म ही होता है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है। तो हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे नेशनलिज्म के बारे में और डीपली। अब nationalism spreads when people begin discovering themselves as the part of same nation and some unity that binds them together। ठीक है, तो नेशनलिज्म की फीलिंग कब फैली, लोगों में कब गई, हर एक आदमी कब अपने आप को एक नेशन का समझने लगा। तो ऐसा लोगों में जब हुआ जब वो लोग एक यूनाइटेड स्ट्रगल से जुड़े, ठीक है। एक ही चीज़ के प्रति वो लड़ रहे थे, ठीक है। कॉलोनियल रूल के खिलाफ जब भारत के लोग लड़ रहे थे तो उन्होंने ये सिमिलरिटी पाई अपने आप में और वो इससे एकजुट हुए, वो यूनाइटेड हुए, ठीक है। इसको उन्होंने बांधे रखा जिससे कि एक जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो जनरेट हुई और उन लोगों ने अपने आप को एक देश का नागरिक होना समझा, ठीक है। उन्होंने अपने देश के प्रति जिम्मेदारी समझी, ये हमारा देश है, हमें इनको अंग्रेज़ों को भगाना है यहाँ से, ठीक है, ऐसा कुछ। अब हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, रिलीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो मतलब ऐसा हुआ कैसे कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वालों ने अपने अंदर ये एक सेम सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप कैसे करा, नेशनलिज्म की फीलिंग लाई कैसे। तो पढ़ते हैं आगे। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स एंड कल्चरल प्रोसेस, ठीक है। तो ये कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो फीलिंग थी ये यूनाइटेड स्ट्रगल से ही आई है और कल्चरल प्रोसेस से आई है। तो यूनाइटेड स्ट्रगल तो हम पहले पढ़े आए, इतने सारा सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत, ठीक है, इतने सारे रॉलेट एक्ट में हमने पढ़ा, तो कई सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है, स्ट्रगल को लेकर। अब हम पढ़ेंगे कल्चरल प्रोसेसेस, ठीक है। कल्चर से आप समझते हैं ना कि हमारा कल्चर पद्धति क्या है, हमारा हमारा पहनना ओढ़ने का तरीका हुआ, हमारे फोकलोर्स हैं, टेल्स हैं, सॉन्ग्स, म्यूज़िक, डांस, एक्टिविटीज़, इन सब का क्या रहा था, पहले से करते आ रहे थे हम जिस तरीके से, ठीक है। इससे हमने कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करा वो हम इस टॉपिक में आगे जाके पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे आप ध्यान से सुनेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए, history and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism। तो अब चाहे हम अपने इतिहास की बात करें या अपनी इतिहास की जो स्टोरीज़ हैं, ठीक है, उन सभी की, और जो हमारे फोकलोर हैं, जो मतलब हमारा ट्रेडिशनल जो म्यूज़िक है पहले से कि हर समाज का, जैसे राजस्थानी म्यूज़िक आपने सुना हो, ठीक है, अलग अलग ऐसे होते हैं, या जो हमारी पॉपुलर इमेजेस हैं हमारे देश के, जैसे हमारा तिरंगा एक सिंबल है या हमारी भारत माता की जो पेंटिंग है। तो इस टाइप के सिंबल्स ने कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड किया ये हम इसमें देखेंगे। और यही सब चीज़ें थी जो कल्चरल प्रोसेस में आती हैं, जिन्होंने ये सब स्प्रेड किया है। तो उन सभी को हम देखने वाले हैं इन्होंने कैसे हेल्प करा। तो देखिए, द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट प्रिंटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड ही कंपोज्ड वंदे मातरम, ठीक है। तो जो भारत माता की जो, देखिए, इससे पहले हम एक बात समझें, जब हमने चैप्टर 1 स्टडी करा था तो उसमें हमने देखा था जर्मेनिया के बारे में, मरियने के बारे में, ये सब क्या थे, एक पर्सोनिफाइड फिगर थे, ठीक है। मतलब देश को हमने एक एक फिगर से रिप्रेजेंट करा था, ठीक है, जो अपनी कुछ क्वालिटीज़ दर्शा रहे थे, जैसे रेड कैप, ब्रोकन चेन्स, ठीक है, हमने पढ़ा था। तो वो वही हमने यहाँ पर इंडिया में करा है कि इंडिया को हमने रिप्रेजेंट करा है एक इमेज से, भारत माता की इमेज से, जिससे क्या है कि लोग देखें, अच्छा, हम इस इमेज से बिलोंग करते हैं, इन भारत माता से हमारा रिश्ता है, नाता है, ठीक, हम इस देश के नागरिक हैं, ऐसा वो कुछ समझें इमेज को देखकर, ठीक है। और तो ये बनाई थी इमेज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, पहली बार जो बनाई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार। और इन्होंने ही वंदे मातरम जो गीत है हमारा वो भी लिखा था, वो भी हमारे भारत को ही समर्पित था, जिसको इन्होंने बाद में अपने नॉवल आनंद मठ में इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। और फिर ऐसे स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में हुआ तो उसमें खूब गाया गया था, खूब लोगों ने इसका बढ़िया प्रचार करा गाने का, ठीक है। आनंद मठ, आप स्पेलिंग जरा यह देख लीजिएगा, ANANDAMATH, क्योंकि काफ़ी बार जब हम पेपर में लिखने जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि ए आएगा डी के बाद या नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा स्पेलिंग पे गौर कीजिएगा।
अब ये हमने देखा पेंटिंग से कैसे हमने करा, तो फोटो बनाई, उससे हमने लोगों को अपना यूनाइटेड करने की कोशिश करी। लेटर अवनिंद्र नाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। ठीक है, तो आपकी बुक में जो इमेज दी है वो अवनिंद्र नाथ टैगोर जी ने फाइनल इमेज बनाई थी भारत माता की, जिसको पॉपुलैरिटी आगे जाके मिलती है। ठीक है, बनाई जो सबसे पहले एक आइडिया था वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया, पर पॉपुलैरिटी अवनिंद्र नाथ टैगोर जी को मिल जाती है उनकी इमेज वाली। ठीक है, शी इज पोर्ट्रेड एज एन एसेटिक फिगर विच इज काम, डिवाइन, कंपोस्ट एंड स्पिरिचुअल। तो भारत माता, जैसे कि आप समझ ही सकते हैं, हम एक फीमेल फिगर को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में दर्शा रहे हैं एक पूरे नेशन की तरह। ठीक है, तो हमने उनमें क्वालिटीज़ दिखाई हैं कि वो देखने में बड़ी काम शांत लग रही हैं, डिवाइन लग रही हैं। ठीक है, एक तरीके से हम कहें तो एक एक ही अपना गोल की तरफ एकदम एकाग्र हैं, कंपोस्ट हैं लग रही काफ़ी, और स्पिरिचुअल हैं, मतलब काफ़ी ही पूजा पाठ करने वाली लग रही हैं। कंपोस्ट यानी कि हर तरीके का उनमें है अपना सब कुछ। देखिए, मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूँ, तो जो डिवाइन का मतलब है वो ये है कि वो पवित्र हैं एकदम, एक तरीके से भगवान का एक रूप हम मान सकते हैं उन्हें। ठीक है, सुपर नेचुरल हैं। ठीक है, डिवाइन का मतलब यहाँ पर पवित्र से है। और कंपोस्ट मतलब वो आत्मविश्वासी दिखाई गई हैं, एकदम सेल्फ पर उन्हें बहुत भरोसा है। तो ऐसे ही हमारा देश होना चाहिए कि हमें अपने देश पर पूरा भरोसा होना चाहिए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक है, तो हमें डिवाइन होना चाहिए, बिल्कुल पवित्र, कोई गंदे काम नहीं करने चाहिए हमें हमारे देश में। ठीक है, ये सब, तो ये सब हमने उस एक पोर्ट्रेट के थ्रू अपने देश की क्वालिटीज़ को बताया है, हमने समझाया कि हमारा देश कैसा हो। ठीक है, डिवोशन टू दिस फिगर केम टू बी सीन एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। और इस फिगर से हम ये मतलब एक तरीके से सबूत है कि अगर किसी के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए तो उस व्यक्ति के अंदर ये सब फीलिंग भी होनी चाहिए, जब ही वो अपने देश को एक अच्छा देश बना पाएगा। ठीक है, तो अगर कोई इस फिगर को अपना भारत माता सच में मानता है, इज्जत करता है, तो वो अपने अंदर ये क्वालिटीज़ लाए। ठीक है, अब हम आगे देखें। अब हमने देखा पेंटिंग के बारे में, अब हम देखेंगे फोकलोर के बारे में। ठीक है, जो हमारा संगीत था, कविताएं थी, ठीक है, और जो भी टेल्स, कहानी, स्टोरीज थी, उससे हमने कैसे नेशनलिज्म लाया। तो देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है कि कहानी से कोई कैसे नेशनलिज्म लाएगा। पढ़ते हैं। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। तो मतलब ये आइडिया ऑफ जो नेशनलिज्म था वो हम इंडियन फोकलोर को दोबारा से लोगों में फैला कर ला सकते थे। फोकलोर क्या होता है, जो अब छुप गया, पहले कभी समाज में होता था, जैसे हम गरबा कर रहे हैं गुजराती, ठीक है, लोहड़ी पे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ का जो ट्रेडिशनल कल्चर था वो सब, या गाने गा रहे हैं उसी प्रकार के गुजराती, वैसे अपने वो वाला गाना गा रहे हैं। ठीक है, ये सब। इन 19th सेंचुरी नेशनलिस्ट बिगैन कलेक्टिंग फोक टेल्स संग बाय बार्ड्स। तो बार्ड्स होते हैं वो एक टाइप के पोइट होते हैं, तो जो वो फोक टेल्स गाते थे उनको उन्होंने कलेक्ट करना शुरू करा 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट्स ने। ठीक है, दे टूड विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स। ठीक है, तो उन्होंने वो गांव गांव घूमते थे कलेक्ट करने के लिए फोक सॉन्ग्स को, लेजेंड्स को। ठीक है, दीज टेल्स गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस। तो मतलब ये जो कहानियाँ थीं, ये जो संगीत था, ये हमें वो कल्चर देते थे, वो अपना ट्रेडिशन, जो सबसे पुरानी हमारी जो पद्धति थी, जो कि बाहरी आक्रमणों के कारण एकदम दब चुकी थी, या कह सकते हैं नष्ट हो चुकी थी। ठीक है, अगर हम देखें तो पहले का पहनावा कैसा था, आज के पहनावे से बिल्कुल अलग है। आज हम शर्ट पैंट पर आ गए हैं, कहाँ हम पहले कुर्ता पजामा पहनते थे। ठीक है, आज औरतें टॉप्स पहनने लगी हैं, या और भी जो जो नई फैशनिंग ड्रेस चल रही हैं, नहीं तो पहले सिर्फ साड़ी होती थी। ठीक है, लेडीज़ के लिए। तो ये सब हमने ब्रिटिश कल्चर को अपनाया, जबकि हमें तो अपने कल्चर पे ही रहना चाहिए ना। ठीक है, अब शर्ट पैंट क्या होती है, हमारे समय में इतनी सुंदर ड्रेसेस चलती थी, ब्रिटिशर्स तो कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल एकदम बेकार कपड़े पहनते थे, ना रंग बिरंगे कोई उनकी ज़िंदगी में रंग थे, ना मसाले थे उनके पास, ना कुछ था। हमारे जब इंडिया में आए तो उन्हें एकदम इतना डाइवर्स मिला जो कि उन्होंने कहीं देखा ही ना हो, तो इसलिए उन्होंने तो हमारे कल्चर को अडॉप्ट करा, लेकिन हमने उनको कर लिया। ठीक है, तो हमें इसलिए अपने कल्चर को अडॉप्ट करने से कभी शर्माना नहीं चाहिए। ठीक है, इट हेल्प्स टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जब हमने ये सब चीज़ों को गैदर करा, इकट्ठा करा, उन्हें पढ़ा, तो इससे हमें अपने खुद के एक बीते हुए कल पे गर्व सा हुआ। अरे, हमारा भारत तो सच में महान था, इतना सब था हमारे भारत में। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी बहुत अच्छी थी जो हमने अब कर ली।
इन बंगाल टैगोर जी बिगेन कलेक्टिंग ballads, राइम्स एंड लेड मूवमेंट ऑफ फोक। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल में जाकर ये सब पोएम्स, बलाड्स, स्टोरीज ये सब कलेक्ट करना शुरू करा और उन्होंने एक मूवमेंट ऑफ फोक को एक तरीके से शुरुआत दे दी कि अब हम फोक के थ्रू नेशनलिज्म करेंगे, बिल्कुल स्प्रेड करेंगे पूरी इस फीलिंग को। ठीक है, इन मद्रास नतेसा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स, द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। तो मद्रास में नतेसा शास्त्री जी ने, ठीक है, हमारी एक बहुत ही बड़ी 4 वॉल्यूम की किताब लिख दी, जो मतलब जिसमें कई सारी कहानियों का जो कलेक्शन थी, जिसका नाम था द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, मतलब पूरे साउथ की जितनी भी कहानी सब बनी। ही बिलीव्ड folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. तो नतेसा शास्त्री जी ये मानते थे कि जो फोकलोर है उसे तो नेशनल लिटरेचर घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, कि जो मेन देश की साहित्य है उसे ये बना देना चाहिए, और यही सबसे ट्रस्टवर्दी यानी कि यही सबसे विश्वसनीय तरीका है ऑफ मैनिफेस्टेशन यानी कि प्रदर्शित करने का, दिखाने का पीपल्स रियल थॉट्स एंड करेक्टरिस्टिक। तो मतलब फोकलोर ही सबसे ज़्यादा विश्वसनीय तरीका है जिससे हम लोगों के थॉट्स को दिखा सकते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक को जता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि पहले इनके कैसे करेक्टरिस्टिक्स थे सबके। ठीक है, एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, नेशनलिस्ट लीडर बिकेम मोर अवेयर ऑफ सच सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल। तो जैसे जैसे ये मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही जो लीडर थे वो भी अपने जागरूक होते गए कि अच्छा हमें ऐसे सिंबल्स इंक्लूड करने चाहिए अपने खुद के मूवमेंट में, जिससे लोग अपने आप को एक आइडेंटिटी से देखें, एक कॉमन आइडेंटिटी से पहचानें। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं 2 फ्लैग्स का। ठीक है, ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट अ ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन येलो वॉज डिजाइंड। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में हो रहा था वहाँ पर एक तिरंगा डिज़ाइन किया गया जिसमें रंग थे रेड, ग्रीन और येलो। ठीक है, और इसमें हमारा इट हैड 8 लोटसेस एंड अ क्रीसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो इसमें 8 लोटस थे और एक क्रीसेंट मून था जो कि मुस्लिम्स को दर्शा रहा था और लोटस हमारे हिंदू को दर्शा रहे थे। तो ये हमने दिखाया कि हिंदू मुस्लिम साथ हैं और हम सभी एक मूवमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, एक सिंबल ने कितनी बड़ी बात कह दी जो हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे ब्रिटिशर्स को, जब भी नहीं समझ आएगी उन्हें। ठीक है, इन 1921 महात्मा गांधी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। तो 1921 में महात्मा गांधी जी ने स्वराज का झंडा निकाला जिसमें कि रेड, ग्रीन और वाइट कलर थे और उसमें बीच में एक स्पिनिंग व्हील था। ठीक है, स्पिनिंग व्हील क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? तो आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, कि एक दूसरे की मदद करो, अपनी खुद की मदद करो भाई, अपने खुद की मदद करो, यही सबसे बड़ा वो है। ठीक है, तो ये वो रिप्रेजेंट कर रहा था। दिस फ्लैग बिकम सिंबल ऑफ डेफियंस। तो ये सब झंडे ना सिंबल बने डेफियंस का। डेफियंस मतलब होता है चुनौती, चैलेंज करना। ठीक है, कि हाँ हमारा देश अब चुनौती देने के लिए तैयार है, आ जाओ ब्रिटिशर्स, देख लेंगे एक एक को। ठीक है, कुछ ऐसा। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग नेशनलिज्म वॉज री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए, पहले हमने पढ़ा इमेजेस के बारे में, फिर हमने देखा फोक लोर के बारे में कि कैसे हमने अपने ट्रेडिशन से, कल्चर से ऐसे करा। अब हम देखेंगे हम अपने इतिहास का कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा इतिहास लिखा हुआ है उसका कैसे नेशनलिज्म फैलाने में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, बाय द एंड of 19th century many Indians feeling that to instill a sense of pride in the nation। ठीक है, तो मतलब 19वीं सदी के अंत तक लोगों ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए अपने इतिहास में कि लोगों को हम उनके इतिहास पर, उनके पास्ट पर गर्व हो। ठीक है, आवर हिस्ट्री हैड थॉट डिफरेंटली। हमारी हिस्ट्री को हर कोई अलग अलग नज़र से देखता था। हम अलग नज़र से देख रहे हैं, ब्रिटिशर्स हमें अलग नज़र से देखते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी हिस्ट्री इसका कारण थी मेन। अभी हम अगला पॉइंट पढ़ें तो हम समझ जाएंगे। द ब्रिटिशर्स सी अस एज वी आर इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग। तो मतलब ब्रिटिशर्स हमें देखते थे उन लोगों के समान कि जो अपने आप को कभी रूल ही नहीं कर पाए। जैसे उन्हें क्या लगता था कि पहले यहाँ पे हिंदू रहते थे तो मुसलमान ने आक्रमण करके इन पर शासक कर लिया, अब हमने मुसलमानों पर आक्रमण करके इन पर शासक कर लिया। तो मतलब यहाँ इस देश के लोग तो रूल करने के बिल्कुल लायक ही नहीं है, गवर्न ही नहीं कर सकते दूसरे को। तो मतलब ब्रिटिशर्स हमें ऐसे देखते थे और उन्होंने यही बात पूरी कंट्री में फैला रखी थी जिससे लोग डीमोटिवेट हो चुके थे। उन्होंने भी ये मान लिया था कि हाँ भाई, हमें तो गवर्न करने के लिए ब्रिटिशर्स ही चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन जो लोगों ने नहीं माना था तो उन्होंने क्या करा? इन रिस्पॉन्स दे रोट अबाउट द ग्लोरियस अचीवमेंट्स इन पास्ट। ठीक है, तो फिर मतलब इस
जो लोग नहीं माने थे या जो हमारे यही जो कलेक्ट कर रहे थे, लिख रहे थे, नेशनलिज्म को स्प्रेड कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे अच्छे अच्छे ग्लोरियस पास्ट के बारे में लिखा, जो हमने अचीव करा है, हमारे भारत देश ने जो अचीव करा पास्ट में, उन सभी चीज़ों के बारे में लिखा। जैसे हमारा ताजमहल जो आर्किटेक्चर का इतना बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया में, रिलीजन, हमारे यहाँ इतने धर्म हैं, कल्चरल लॉ, मैथमेटिक्स, जैसे कि इंडिया के आर्यभट्ट जी ने ज़ीरो की खोज करी, फिलोसफी, क्राफ्ट, ट्रेड, ठीक है, सो डैट पीपल टेक प्राइड इन इंडिया हिस्ट्री। तो कहाँ पहले पीपल डिमोटिवेट हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा, अरे इतना सब तो हमारे भारत ने ही किया है, हमारा भारत तो सच में महान है, तो फिर उन लोगों को बाद दोबारा अपने इतिहास पर एक बार गर्व हुआ। उन्हें लगा हाँ हमारा देश तो बहुत था, ये ब्रिटिशर्स ने आके हमारा सब कुछ एकदम तबाह कर दिया। तो दे ऑल्सो रोट डेट दिस हीरोइक पास्ट फॉलोड डिक्लाइन बाय कॉलोनाइजेशन। तो उन्होंने फिर बाद में लिखा, जो भी सब लिख रहे थे, कि हमारे इतना अच्छा हीरोइक पास्ट को फिर गिराया किन्होंने, इस कॉलोनियल रूल ने, ये ब्रिटिशर्स ने, शासकों ने, ये गंदे गंदे लोगों ने, ठीक है। लाइफ बिकेम माइजरेबल अंडर ब्रिटिश रूल, जिंदगी तो एकदम बेकार ही हो गई ब्रिटिश रूल के अंदर। दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वॉज नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स। व्हेन पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड वॉज हिंदू, देन द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज फेल्ट लेफ्ट आउट। तो देखिए, अब हमने देखा कि हमने अपना इमेजेस का इस्तेमाल करा, फोकलोर का करा, और हमारी ये जो, ठीक है, ये हिस्ट्री है इसका इस्तेमाल करा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था ये सब करना। इसमें भी एक तरीके से जब हम ये कर रहे तो प्रॉब्लम्स आई। क्या प्रॉब्लम आई कि जब हमने अपना पास्ट को ग्लोरीफाई करा तो उसमें हिंदू ही थे, क्योंकि पहले इंडिया में ज़्यादातर हिंदू ही रहा करते थे, तो उस कारण वश हिंदू ग्लोरीफाई हुए, तो बाकी कम्युनिटीज़ को ये लगा कि भाई हमें तो निकाल दिया गया, हमने उनको एलिनेट फील हुआ, नेगलेक्ट फील हुआ। तो मुश्किलें हर समय हर जगह बन ही रही। इसी के साथ आपका सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम समझते हैं अपने बिल्कुल चैप्टर को एक बार समराइज करते हुए, कंक्लूजन क्या निकला। हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा, नेशनलिज्म इन इंडिया, पूरा इतने सारे मूवमेंट देखे। तो अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल वॉज ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप्स ऑफ इंडिया इनटू कॉमन स्ट्रगल। तो ये जो गुस्सा बढ़ रहा था लोगों के लिए कॉलोनियल रूल के प्रति, ठीक है, उसने क्या करा, अलग अलग ग्रुप्स को साथ में लाया, एक कॉमन स्ट्रगल को फॉर्म करा, ठीक है, एक मतलब संयुक्त एक जो स्ट्रगल कहते हैं हम किसी के खिलाफ हो तो उसको फॉर्मेशन दी। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपल्स ग्रीवियंसेस इनटू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस। तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के अंडर ट्राई करा कि जिससे वो पीपल के जो दुख दर्द है उन्हें समझ सकें और फिर उसको एक मूवमेंट में बदलें, ठीक है, जिससे कि लोग इनको अपोज कर सकें और आज़ादी को पा सकें। बट डाइवर्स पीपल इन ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन इट विद डिफरेंट एक्सपेक्टेशन। लेकिन क्या हुआ, एक तो अलग अलग ग्रुप्स के लोगों ने पार्ट लिया इस मूवमेंट में, और उनकी अलग अलग ही एक्सपेक्टेशंस थी इस मूवमेंट से। ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही चीज़ चाहते थे। जैसा कि हम पहले पढ़ के आए हैं, हमने देखा कि पीजेंट्स को कुछ अलग चाहिए था, प्लांटेशन वर्कर को अलग चाहिए, तो उन सभी को कुछ अलग अलग चाहिए था। सबकी एक ही न सोच थी और न सब एक ही अपना पाने के लिए आए थे। तो इससे क्या हुआ, अंदर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें पैदा हुई इस मूवमेंट में। बट कांग्रेस ऑलवेज ट्राई टू रिजॉल्व द डिफरेंस एंड एंश्योर दैट डिमांड ऑफ वन ग्रुप डोंट एलिनेट द अदर। ठीक है, बट कांग्रेस ने हमेशा ऐसा इंश्योर करा या विश्वास दिलाया कि हम कभी भी एक ग्रुप की डिमांड को पूरा करने में दूसरे ग्रुप की डिमांड को नेगलेक्ट नहीं करेंगे या उन्हें अलग नहीं करेंगे। हाँ, पर हमने देखा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसा सफल नहीं हो पाया पूरी तरीके से, पर ठीक है, कोशिश तो करी थी। दिस इज़ प्रिसाइजली वाई द यूनाइटी विद इन द मूवमेंट ब्रोक डाउन। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो हमारी एकता थी ना, तो वो उस मूवमेंट के अंदर ही बनकर टूट गई। जैसा कि हमने देखा कि मुस्लिम भारत से अलग हो गए, पाकिस्तान क्यों बना अलग? भाई पहले पाकिस्तान इंडिया में ही तो आता था, ऐसा कुछ अलग था ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, जब मुस्लिम्स को एलिनेट फील हुआ तो वो लोग अलग हो गए, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट लेके एक नया देश बना लिया। तो उसी के चक्कर में हमारे अंदर की यूनिटी टूट गई। ठीक है, द हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेजेस ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। तो हमने देखा कि कांग्रेस की एक्टिविटी जो नेशनलिस्ट पीपल के संग हुई, उसमें खूब यूनिटी भी थी, खूब थी यूनिटी, पर उसी के संग उनके अंदर का हमने डिसयूनिटी भी देखी, कैसे कैसे अंदर से वो टूटे। या हमने जो कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग ग्रुप्स में देखा, हरिजन समाज, ये अपना मुस्लिम लोगों में, इन सब में हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा। और स्वराज पार्टी जब अंदर मोतीलाल नेहरू जी ने बना ली तो हमने देखा कि अंदर से कांग्रेस में डिसयूनिटी पैदा हो गई थी। तो ये सब हमने देखा और एंड में रिजल्ट यही निकलता है कि इंडिपेंडेंस को पाना इतना आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किल हुई उस समय कि अलग अलग लोग आए अलग अलग सोच लेकर, तो सब कुछ अलग अलग होने के कारण दिक्कतें बहुत आई।
इसी के साथ हमारा ये चैप्टर अब ख़त्म होता है। अब हम बस इसका मैप वर्क करने वाले हैं और एक इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आएगी, ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर तो कर ही देना। थैंक यू।